हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। अगेन आई वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मेरा नाम अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स 2.0। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम रे ऑप्टिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं प्रिज्म। प्रिज्म में हमने लगभग थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन हमने बता दिया था, ठीक है। प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं, एक जनरल फॉर्मूला डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए अपने पास आ गया था। आई हियर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई हियर इज द एंगल ऑफ इमरजेंस और ए है प्रिज्म एंगल। ये हमने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में। ओके, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताए थे, आपको ध्यान हो तो हमने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे कि आप जो है अगर आपके पास आई दिया हुआ हो, एन दिया हुआ हो और एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ हो तो आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने आपको ध्यान हो तो कुछ एग्जांपल्स कराए थे जिसमें एक प्रिज्म का एंगल हमने थोड़ा छोटा लिया, ठीक है, जिसमें रे जो है वो नॉर्मल बिहेवियर ना करके ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है ना। और उसके लिए हमने ग्रेजिंग इंसिडेंस की कंडीशन ली थी, आपको ध्यान हो तो, ठीक है। अब हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं थिन प्रिज्म के लिए, ठीक है। थिन प्रिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, तो थिन प्रिज्म का मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया होगा, शायद मैंने बताया था कि थिन प्रिज्म का मतलब जो प्रिज्म एंगल है वो अप्रोक्सीमेट 3 डिग्री 4 डिग्री 2 डिग्री इसके अराउंड में वो प्रिज्म अपने पास होता है, ठीक है। ओके, तो प्यारे दोस्तों, थिन प्रिज्म का मतलब हमने आपको बताया था कि थिन प्रिज्म का मतलब जिसका जो एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो अपने पास 2 डिग्री 3 डिग्री यानी है ना, अपने पास 1 डिग्री टू लेकर के 1 डिग्री टू लेकर के अपने पास जो हो जाए 3 डिग्री 4 डिग्री इस रेंज में आ जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। मतलब जैसे एक अपने पास हमने लिया, ये हमने लिया एक पतला प्रिज्म लिया जिसका एंगल जो है ए है, अपने पास एंगल प्रिज्म एंगल ए है 2 डिग्री 3 डिग्री। तो जब हम प्रिज्म एंगल को छोटा करते जाते हैं, बहुत छोटा करते जाते हैं, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम रखना पड़ेगा अगर आपको नॉर्मल बिहेवियर कराना है, क्योंकि जब आप प्रिज्म एंगल को कम करोगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आप कम नहीं करोगे तो होगी क्या, लाइट रे जो है मैंने बताया था आपको, अगर आप प्रिज्म एंगल को हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था शायद 50 डिग्री लिया था और हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लगभग 90 डिग्री लिया था। तो हमने देखा था प्यारे दोस्तों, ये जो लाइट रे है ना, ये लाइट रे कुछ इस प्रकार से चली गई, लेकिन जनरली हम लाइट रे को कुछ इस प्रकार से बिहेवियर रखना चाहते हैं जो एज यूजुअल बिहेवियर होता है। उस केस में क्या होगा, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम रखना पड़ेगा। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम रखना पड़ेगा। मतलब अगर आपको कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, अगर आपको लाइट रे कुछ इस प्रकार से चाहिए अगर लाइट रे ऐसे, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो वो कम रखना पड़ेगा। मतलब ए तो कम है ही, प्रिज्म एंगल जो है ये तो स्मॉल है ही है, एंड आई जो है, आई इज ऑल्सो स्मॉल। अगर आई भी आपने स्मॉल ले लिया मीन्स पैराक्सियल रेज, स्मॉल का मतलब क्या है, पैराक्सियल रेज। अगर आपने स्मॉल ले लिया, पैराक्सियल रेज ले ली, आई ले लिया आपने स्मॉल। अब जब आई स्मॉल है तो क्या R1 भी स्मॉल होगा। देखो R1 क्या होता है, ये हमारे पास नॉर्मल से ये R1 होता है, फिर ये जो है ये अपने पास R2 होता था और ये E होता था। अगर R1 स्मॉल है, सॉरी
अगर I स्मॉल है और A स्मॉल है, ठीक है, तो क्या R1 भी स्मॉल बनेगा? सिंस मैं बोलूं कि चूंकि A स्मॉल है, ठीक है, A तो स्मॉल है ही है, बहुत बढ़िया भाई। और फॉर पैराक्सियल रेज के लिए हम I को भी क्या ले रहे हैं, I को भी हम स्मॉल ले रहे हैं। अब जब I स्मॉल होगा तो देखो N1, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं म्यू बोल देता हूँ, N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R1, यानी 1 sin I इज इक्वल टू म्यू sin R1। अब जब I स्मॉल है तो क्या R1 भी स्मॉल होना चाहिए? तो R1 भी क्या होगा, स्मॉल होगा, R1 भी स्मॉल होगा। अब जब R1 स्मॉल हो गया तो R2 क्या होता है, R2 जो होता है वो होता है A माइनस R1, तो ये भी क्या होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा। अब जब R1 और R2 छोटे हैं, जब R2 छोटा है, यहाँ पर देखो, जब R2 छोटा तो क्या E भी छोटा होगा, क्योंकि म्यू साइन R2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 साइन E। जब ये छोटा है तो E भी क्या होगा, छोटा होगा, मतलब E भी क्या होगा प्यारे दोस्तों, ये भी छोटा होगा, मतलब सारे सब कुछ ही छोटा छोटा, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ये चीजें? ठीक है, I छोटा तो R1 छोटा, क्योंकि N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। जब I छोटा है तो R1 भी छोटा हो जाएगा। जब R1 छोटा है तो क्या R2 भी छोटा हो, क्योंकि A छोटा है। R2 छोटा तो E भी छोटा, जब सब कुछ छोटे हैं, ठीक है जी। अब हमें इसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो एक बात बताओ, इस फेस के लिए अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो 1N1 नाउ, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि स्नेल्स लॉ लगाओ तो जरा, N1 sin I यानी 1 sin I यानी 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन R1, यानी म्यू साइन R1 प्यारे दोस्तों, वाह जी वाह, ठीक है जी। अब I छोटा है, ठीक है ना, I जब छोटा है तो क्या साइन I जो है लगभग I लिख सकता हूँ, और I जो अपने पास हो जाएगा वो लगभग अपने पास हो जाएगा म्यू R1 के, सही है। एंड दूसरी सरफेस इसके ऊपर आप स्नेल्स लॉ लगाओ तो जरा, तो n यानी म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन E, 1 साइन E, ओके जी। अब ये छोटे हैं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि म्यू R2 जो अप्रोक्सीमेट जो होगा E के इक्वल होगा, ठीक है जी। नाउ हम जानते हैं कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, जो डेल जो होता है वो भैया I प्लस E माइनस A होता है। तो I की वैल्यू पुट कर दो ना, यानी म्यू R1 पुट कर दो, प्लस यहाँ पर अपने पास म्यू R2 पुट कर दो, माइनस A कर दो। R1 प्लस R2 भी आपको पता होगा कि A होता है, नहीं पता तो आप पता कर लो, यानी ये अपने पास आया एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म के लिए ये फॉर्मूला बनेगा A इंटू म्यू माइनस 1, A इंटू एन माइनस 1 बोल दो या म्यू माइनस 1 बोल दो, ये अपने पास बनेगा, क्योंकि सारे एंगल छोटे हैं। तो ये जो जनरल फॉर्मूला जो निकल के आया वो इस फॉर्म में आ जाएगा पतले प्रिज्म के लिए, ठीक है ना। पतले प्रिज्म में पता है जो हम जनरली पतले प्रिज्म को हम ऐसे दिखाते हैं, लेकिन आप ऐसे भी दिखा सकते हो, क्योंकि इतना पतला है कि इसकी जो बाउंड्री है, ठीक है ना, इतना चौड़ा तो होगा नहीं, है पतला है, एकदम पतला, बहुत पतला। भाई 2 डिग्री कितना होता है, ये 2 डिग्री बहुत पतला है। तो जनरली हम ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे कर गई लाइट रे, जानी चाहिए थी सीधी और ये डेविएट हो गई, यानी डेल्टा हो गया। अगर इसका जनरल फॉर्मूला भी निकालना चाहूँ, मान लो कि सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मान लो म्यू 1 है, ठीक है ना, या मैं सराउंडिंग की बात करूँ तो म्यू एस बोल देता हूँ, प्रिज्म के लिए म्यू पी। तो जो डेल जो होगा ना, डेल वो हो जाएगा A इंटू म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1, ये जनरल फॉर्मूला निकाल दो अब, ठीक है, ठीक है। अब ये होगा, इसको नोट करो जल्दी से। अब एक बात और बताऊं मैं तुम्हें, ये तो हो गया थिन प्रिज्म का हल्की सी बात, ठीक है।
अगर मैं ये बात बताऊं आपको अपरेंट शिफ्ट, ठीक है ना, ये होता है जब हम आगे पढ़ेंगे वे ऑप्टिक्स में, तो ये आता है। देखो जनरली मान लो ये क्या है, पतला प्रिज्म है, थिन प्रिज्म है। थिन प्रिज्म के लिए कोई बाउंड्री तो सेट है नहीं, तो ये हो गया ए। ओके ठीक है। तो मान लो यहां से, ठीक है ना, यहां से मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। ओके ठीक है, यहां पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कितनी डिस्टेंस के ऊपर, मान लो अपने पास डी डिस्टेंस पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो होगा क्या, डेविएट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, डेविएशन होगा। तो यहाँ से कोई लाइट रे जाएगी, ये डेविएशन होगा। जैसे मैं बोलूँ इसको कैसे लिखाऊँ, इस डिस्टेंस को कैसे बताऊँ आपको, मैं बोल देता हूँ कि ये डी डिस्टेंस पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है ना। अब मैं तुमसे बोलूँ कि एक लाइट रे गई, बोलो ठीक है जी, बहुत बढ़िया, लाइट रे गई तो ये डेविएट होगी, जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन चली गई ऐसे डेविएट होकर के, बिल्कुल जी। एक और लाइट रे बोल देता हूँ, वो भी जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन डेविएट होकर ऐसे चली गई। यहाँ पर कोई एक प्राणी है जिसकी आंखें कुछ इस प्रकार से हैं और ये देख रही हैं, तो इसको कैसे लगेगा कि ये जो है वो ये जो रेज है वो यहाँ से आ रही हैं, ठीक है ना, कुछ यहाँ से आएंगी, कुछ यहाँ से होते हुए उसको लगेगी। मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी इमेज यहाँ दिखेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ दिख जाएगा, ऑब्जेक्ट बोल दो या इमेज बोल दो यहाँ पर इसकी, ठीक है ना, ये बोल दिया। ये ऑब्जेक्ट यहाँ दिखेगा क्या, बिल्कुल दिखेगा, ये इमेज यहाँ शिफ्ट हो गई, जानी चाहिए थी सीधी, डेविएट हो गई, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है। अब ये डेल है तो ये भी कितना होगा, डेल होगा, बिल्कुल जी। हम जानते हैं कि डेल्टा जो है, चूंकि हम जानते हैं डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1 होता है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और बाहर एयर है, यहाँ पर कितना है, एयर है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, चूंकि ए छोटा तो डेल्टा भी छोटा, सो यहाँ पर देखो, अगर मैं नाउ अगर मैं बात करूँ 10 डेल हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना। तो 10 परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है ना, अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, ये शिफ्टिंग हो गई ओ से ए, ये अपने पास शिफ्टिंग हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। तो ये शिफ्टिंग आपसे पूछ ले कि ये शिफ्टिंग कितनी हुई, शिफ्टिंग की मैं बात कर दूं तो शिफ्टिंग को मैं बोल लूँ, शिफ्ट बोल देता हूँ, चलो एस बोल देता हूँ, शिफ्ट बोल दिया, शिफ्ट को मैंने एस बोल दिया कि एस शिफ्टिंग। तो परपेंडिकुलर तो हो गया शिफ्ट, और बेस कितना हो गया डी, ठीक है जी। अब 10 डेल है, उसको मैं डेल्टा लिख सकता हूँ क्या, 10 डेल इज इक्वल टू डेल्टा लिख सकता हूँ, और एस अपॉन डी हो गया, और डेल्टा हमें पता है क्या होता है, ए इंटू म्यू माइनस 1। तो यहाँ से जो शिफ्टिंग आ गई ना, शिफ्ट जो हो गई, वो जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज यहाँ पर दिखेगी, शिफ्टिंग हो गई ए डी इंटू म्यू माइनस 1। ये एक छोटा सा डेरिवेशन था जो हमें आगे काम आएगा वेव ऑप्टिक्स में, जब हम आपको बताएंगे फ्रेस्नेल शिफ्ट वगैरह, ठीक है ना, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, ये सब बताएंगे आगे। तो यहाँ पर आप ये नोट करेंगे जल्दी से, ओके। ये अपने पास होता है प्रिज्म का सारा लफड़ा खत्म, प्रिज्म का टॉपिक खत्म। अभी नहीं, अभी और भी है। थिन प्रिज्म खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं यार, कुछ भी दे दे, 3 डिग्री 4 डिग्री दे दे, आप डेल्टा निकाल लेंगे, ए इंटू म्यू माइनस 1 से कर लेंगे, शिफ्ट दे दिया जाए ऐसे ए डी म्यू माइनस 1 से कर लेंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन आंसर हम बाद में कर लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। अब हम आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, दैट इज दी ग्राफ बिटवीन डेविएशन एंगल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी प्रिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो तो जरा, देखो ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन, वाजी वाह,
एंगल ऑफ डेविएशन, ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेल एंड आई। जैसे हमने आपको बताया था कि हमने एक प्रिज्म लिया था कुछ इस प्रकार से, कोई भी प्रिज्म, जनरल प्रिज्म पतला नहीं ले रहे हैं, एक जनरल प्रिज्म हमने लिया, ये होता था ए, ये होती थी एक लाइट रे, जब आती थी यहाँ से नॉर्मल से टकराती थी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कर देते थे, जानी चाहिए थी सीधी, हमने बोला था ऐसे चली गई, इसको हमने बोल दिया था R1, फिर हमने परपेंडिकुलर बनाया था, फिर हमने बोला था भैया ये R2 है, जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो दूर हट जाएगी, हमने बोल दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसके लिए हमने डिफाइन किया था A इक्वल टू अपने पास आया था R1 प्लस R2, और डेल्टा इक्वल टू अपने पास आया था I प्लस E माइनस A। क्या ऐसा कुछ आया था क्या? यस, ये जनरल बात हमने की थी। अब मुझे एक बात बताओ, जरा, इसके बीच में डेल्टा डेविएशन एंगल क्या था? जानी चाहिए थी लाइट रे सीधी, लेकिन प्रिज्म की वजह से ऐसे मुड़ गई, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल्टा। और इस डेल और आई के बीच में हमें ग्राफ खींचना है। कर्व यदि मैं बताऊं तुम्हें, जनरली अगर मैं वो कर्व बता दूं तुम्हें, तो उस कर्व की एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से आती है। देखो जरा, वो जो कर्व जो आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, तुम खुश हो जाओगे। देखो जरा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये डेल्टा, ठीक है। ठीक है, ये कर्व आता है, ओके। अब एक बात बताना जरा इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ पहले उस ग्राफ पर आएंगे, ये कैसे आया वो भी बताएंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर हमने एक लाइट रे डाली और इमरजेंसी एंगल के ऊपर लाइट रे निकल गई। अगर मैं इस लाइट रे को अगर मैं यहां से डालूं, तो अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? ई। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था तो ई पर निकली, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं ई कर दूं यहां से, सपोज करो मैंने इस लाइट रे की जो पाथ है उसको रिवर्स कर दिया, दिस इज कॉल्ड दी प्रिंसिपल ऑफ पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए लाइट रे। जब भी एक लाइट रे जैसे ऐसी इस पाथ में चल रही है, ऐसे आपने यहाँ से आपने जो है लाइट को आपने डाला, ठीक है ना, यहाँ से मान लो आप लेज़र लाइट को डाल रहे हो, ये लेज़र लाइट आपने डाली और आपने ऐसे डाली बीम। अगर आपने लेज़र लाइट को इस प्रकार से डाला, होता ऐसे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ई बन गया होता और यहाँ पर आई आता, ठीक है। लेकिन अब मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ई हो गया दोनों। पहली बार तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई किया, तो हमने देखा एंगल ऑफ डेविएशन है वो डेल आया। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस ई कर दोगे तो यहाँ पर आई बनेगा, मतलब दो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई और ई के लिए, ठीक है ना, डेल्टा सेम है। क्योंकि देखो, अगर आप यहाँ पर आई डाल रहे हो, समझना जरा, अगर आपने यहाँ पर आई डाला और एक बार आपने यहाँ से एंगल ऑफ ई डाला, तो इस केस में जो है एंगल ऑफ जो डेविएशन आएगा, डेल इक्वल टू आएगा आई प्लस ई माइनस ए,
सही बात है, बहुत बढ़िया, ये ई आ गया। और अगर आपने ई डाला तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा, ई प्लस आई माइनस ए। क्या दोनों में डेविएशन एंगल सेम है? मतलब किसी पर्टिकुलर डेविएशन के लिए आई और ई जो है, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यू पॉसिबल है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जो तो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जिस तरफ है और एंगल ऑफ डेविएशन ये है। किसी पर्टिकुलर डेविएशन के लिए, मान लो ये डेविएशन हो रहा है, इस डेविएशन के लिए आई और ई दो वैल्यूज हैं। किसी पर्टिकुलर डेविएशन के लिए यहां पर आई और ई दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई भी है और ई भी है, आई भी है और ई भी है, ई भी है और आई भी है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों सेम ही तो हैं एक तरह से। अगर मैं आई अलग, वैल्यूज अलग अलग हैं, लेकिन आप आई पर डालो चाहे ई पर डालो, एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा आपको, डेल्टा सेम मिलेगा। ये डेल्टा आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। तो इस ग्राफ की अगर मैं प्रॉपर्टीज आपको बताऊं तो पहली बात, थोड़ा टेढ़ा हो गया कि अगर मैं आपको इस ग्राफ की प्रॉपर्टीज बताऊं ना, अगर मैं आप इस ग्राफ की प्रॉपर्टीज बताऊं तो इस ग्राफ में के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि इस ग्राफ के लिए मैं ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, इस ग्राफ के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यूज के लिए डेल्टा सेम मिलता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने आई किया तो भी डेल्टा मिला, और आपने ई किया तो भी डेल्टा मिला। और हर के लिए देखो, अगर इस डेल्ट की बात करूं, इस डेल्ट के लिए भी आई और वी पॉसिबल है, इस डेल्ट के लिए भी आई और ई पॉसिबल है। और जब ये पॉइंट देखूं मैं, लोअर पॉइंट, इस लोअर पॉइंट पर देखो, इस लोअर पॉइंट के ऊपर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आई और ई जो है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब एक ही डेल्टा मिलेगा, ठीक है ना। इस सिचुएशन में क्या मैं आपको बोल सकता हूं कि ये जो है ना, ये यहां पर एक पर्टिकुलर डेल्टा मिलेगा, इसको बोलते हैं डेल्टा मिनिमम डेविएशन, ठीक है ना, मिनिमम डेविएशन। और ये जो मिलेगा यहां पर आई इज इक्वल टू ई हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें यूनिक मिलेगा, मतलब एक ही आई है, एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए डेल्टा मिनिमम मिलेगा, ठीक है ना। और ये डेल्टा मैक्सिमम कब हो सकता है, डेल्टा मैक्सिमम कब हो सकता है, डेल्टा मैक्सिमम कब हो सकता है, जब आई मैक्सिमम हो या ई मैक्सिमम हो। क्योंकि आई और ई, देखो आई और ई दो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिनके लिए सेम डेल्टा मैक्सिमम मिल रहा है। आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 90 डिग्री, यानी या तो आई 90 डिग्री हो जाए या ई 90 डिग्री हो जाए, दोनों के लिए डेल्टा मैक्सिमम मिलेगा। समझ रहे हो ये बातें, एक बात समझो आप, डेल्टा मैक्सिमम करना है मतलब आई की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, दोनों की मैक्सिमम साथ नहीं हो सकती, दोनों की वैल्यू ये साथ तब होगी जब डेल्टा मिनिमम हो। मैक्सिमम के लिए दोनों की वैल्यू सेम कैसे हो सकती है भाई, आई की वैल्यू 2 मिलेंगी लेकिन वो सेम तो नहीं मिलेंगी ना, ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग है, लेकिन डेल्टा कॉमन है, और डेल्टा कॉमन है, आई की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, उसको हमने बोल दिया मैक्सिमम वैल्यू हो जाएंगी, क्योंकि मैक्सिमम पर ही तो डेल्टा मैक्सिमम मिलेगा ना। तो या तो आई मैक्सिमम या ई मैक्सिमम, उसके ऊपर डेल्टा मैक्सिमम होगा। आई मैक्सिमम मतलब 90 डिग्री, अगर आप 90 डिग्री पुट कर दोगे आई को या ई को 90 डिग्री पुट कर दोगे तो डेल्टा मैक्सिमम मिलेगा। पहली बात, एक बात तो इस ग्राफ की होगी। दूसरी बात, ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है, पैराबोलिक ग्राफ नहीं है, अभी बताऊंगा ये ग्राफ कहां से जनरेट होता है। ये ग्राफ पैराबोलिक नहीं है जी, नहीं है। दूसरी बात, ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक मतलब जितना पोर्शन इस लेफ्ट साइड में फैला हुआ उतना इस पोर्शन इस राइट साइड में नहीं फैला हुआ। ये जो है ना, ये थोड़ा ज़्यादा विस्तार ले रहेगा, मतलब ये जो है इलोंगेशन इस राइट साइड में ज़्यादा है, इसका इलोंगेशन विस्तार इसका ज़्यादा है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो जरा एक बार मुझे समझाने दो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ क्या कि देखो
इस साइड का जो एक्सपेंशन है, मतलब जैसे ये पॉइंट लो आप, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर डेल्टा के लिए, एक पर्टिकुलर डेल्टा के लिए आप दो वैल्यूज लोगे ना, तो ये जो डिस्टेंस है ना x2 और ये डिस्टेंस सेक्शन वो अलग अलग होंगी, और ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है सेंटर, ठीक है ना, सेंटर वो ये बेस लाइन है यहाँ से, तो x2 जो है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन x1 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक मतलब जितना पोर्शन सेंटर से इस तरफ है उतना ही पोर्शन इस तरफ नहीं है, राइट साइड में थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड है, मतलब x2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, x1 की वैल्यू कम होगी, थोड़ा इस तरफ ज़्यादा झुकाव है इसका, राइट साइड में टिल्टेड है, राइट साइड में जो टिल्ट है इसका थोड़ा ज़्यादा है, समझ गए, मतलब कुछ ऐसे है, फिर ये थोड़ा टिल्टेड कुछ इस प्रकार से थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, ऐसे थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा ज़्यादा जा रहा है और ऐसे थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, कुछ इस प्रकार से, और ये मैक्सिमम वैल्यू सेम मिलेगी, ऐसे सोच लो, ठीक है, समझ गए। ये दूसरी प्रॉपर्टीज ये बता दी मैंने, सिमेट्रिक नहीं है, पैराबोलिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। पहली प्रॉपर्टी ये थी कि I इज इक्वल टू 90 डिग्री या E इज इक्वल टू 90 डिग्री के डेल्टा मैक्सिमम होगा, डेल्टा मिनिमम के लिए I और E दोनों वो सेम हो जाएंगे, एक मिलेगा, I और E दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब I और E दोनों इक्वल हो जाएं तो समझ लो वो डेल्टा मिनिमम है, डेल्टा मिनिमम है, I और E डेल्टा मिनिमम है, ठीक है जी। और मैक्सिमम के लिए I हो या E हो, दोनों में से कोई भी एक 90 डिग्री हो गया, सिमेट्रिक नहीं है, पैराबोलिक नहीं है, ये हो गया अपने पास। यहाँ तक अपने पास डिस्कस हुई कि नहीं? बिल्कुल जी, अच्छा लगा, खुश हो गए हम, ठीक है, ओके। अब और हम बातें ये बोल सकते हैं इसके लिए, एंगल ऑफ डेविएशन के लिए डेल्टा मैक्सिमम हो गया, डेल्टा मिनिमम हो गया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शानदार, ओके जी, ओके। अब ये आया कहाँ से, कैसे निकालते हैं इसका? इसे ग्राफ डेल और आई के बीच में रिलेशन तो चाहिए, डेल और आई के बीच में रिलेशन तो चाहिए, निकाल देंगे डेल और आई के बीच में। देखो तो जरा, डेल और आई के बीच में आपको रिलेशन तो मांगता है, अपन क्या मांगता है? डेल और आई के बीच में रिलेशन मांगता है, ठीक है, तो अपन अभी निकालता है। देखो डेल्टा और आई, देखो डेल और आई के बीच में रिलेशन ये है, डेल जो ये तो कांस्टेंट है, डेल और आई मतलब ई को हटाना है, ई को आपको आइटम्स में लेना। अच्छा ई कहाँ, ई R2 है, R2 को हम हटा देंगे R1 से, R1 देखो यहाँ पर हम लगाएं, इस पॉइंट के ऊपर आप लगाओ स्नेल्स लॉ, क्योंकि भाई साहब स्नेल्स लॉ ये कहता है N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R, इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में N बोल देता हूँ, यानी मैंने बोल दिया N साइन R1, सही बात है क्या? अच्छा जी, बहुत बढ़िया, शानदार। और हम क्या जानते हैं कि R2 जो होता है वो होता है A माइनस R1, ठीक है। अब R1 की वैल्यू यहाँ पुट करो, R2 आ जाएगा, A माइनस R1 की वैल्यू क्या आएगी? R1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा तो 1/n, सॉरी, R1 की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास आएगी साइन इनवर्स, ठीक है ना, साइन इनवर्स 1/n साइन I, तो क्या इसमें आ गया, ये R2 आ गया, ठीक है, R2 आ गया I के टर्म्स में। अब हमें इस पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाना है, अगेन स्नेल्स लॉ लगा देंगे, क्या लगा देंगे, यानी n साइन I, यानी n साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन E। अच्छा, अब E निकालना है, E निकालने के लिए हम अगेन क्या कर देंगे, साइन इनवर्स कर देंगे और n साइन R2 कर देंगे, बोलो हाँ कि ना। अब E तो R2 में आ गया, लेकिन हम I में करना चाहते हैं, I में, तो R2 की ये वैल्यू पुट कर देंगे। देखो E इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ठीक है ना, n, ठीक है ना, साइन R2 की वैल्यू ये पुट कर दो, R2 की वैल्यू जब ये पुट करोगे ना, R2 की वैल्यू ये पुट करोगे तो n साइन R2 की वैल्यू ये है A माइनस
ए माइनस, इसको मैं ये बोल देता हूँ ए माइनस अपने पास, ठीक है ना, R2 की वैल्यू ए माइनस अपने पास ये होगा साइन इनवर्स 1/n साइन आई। ओके जी, ओके जी, ओके जी और ओके जी। ये इसका ब्रैकेट, ये इसका ब्रैकेट, ये इसका ब्रैकेट, ये इसका ब्रैकेट। अब हम डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ए। तो डेल्टा जो इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस ई। ई देखो ये है, यानी साइन इनवर्स, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, फिर ब्रैकेट, ज़िंदगी में ब्रैकेट लग गए हैं बहुत सारे, और फिर एक और ब्रैकेट लग गया है, फिर एक और ब्रैकेट लग गया है, फिर ज़िंदगी बंद हो गई चारों ओर से, देखो ऐसे। और आई प्लस ई माइनस ए, और ये ब्रैकेट लगाने का काम से ये समाज करता है, शरीर करता है और संयोग करते हैं। थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी की बातें कर देता हूँ धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी। तो डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए हो गया, सही बात है। अब तुम देखो ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हमें इसको याद नहीं करना। प्रूफ बता दिया है, याद नहीं करना। इस पर आ जाओ वापस से, हमें ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। डायरेक्ट इसको याद रखो, डायरेक्ट इसको याद रखो, इसको छोड़ो। तो एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में जो ग्राफ आता है वो कुछ इस प्रकार से ग्राफ आता है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू या तो आई 90 डिग्री हो या ई 90 डिग्री हो, मिल जाएगा। मिनिमम वैल्यू आई और ई दोनों सेम होने चाहिए, उस पर मिलेगा। राइट साइड में थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड है, लेफ्ट साइड में थोड़ा कम टिल्टेड है। ये जो x2 है वो x1 से थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। सिमेट्रिक ग्राफ नहीं है, पैराबोलिक ग्राफ नहीं है, इस प्रकार की एक्सप्रेशन आती है। ओके जी, अच्छा लगा, समझ में आ गया। अब तुम एक बात बताओ, एक देखो इसके ऊपर जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, इसके ऊपर डाटा तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखो क्या आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन जो आया था वो कुछ इस प्रकार से आया था कि डेल्टा मिनिमम दे दिया था, डेल्टा मिनिमम दे दिया था, मान लो कितना दे दिया, 20 डिग्री मान लो, 20 डिग्री डेल्टा मिनिमम, ठीक है ना। और इसके लिए आई की वैल्यू दे दी थी कोई पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है ना। डेल्टा मिनिमम दे दिया था, ये किस आई के लिए है वो भी दे दिया था, ठीक है ना। डेल्टा मिनिमम किस आई के लिए वो भी दे दिया था। डेल्टा मिनिमम मान लो अपने पास कितना है, मान लेते हैं 40 डिग्री है, ठीक है ना, मान लो 40 डिग्री है अपने पास, और आई जो है वो 20 डिग्री है। अब ये बोल रहा है कि आई की वैल्यू आई की जो वैल्यू है अब की बार, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डेल्टा के लिए, ये तो अपने पास दे दी, ये तो डाटा दे दिया था हिंट के लिए, ये तो ऐसा दे दिया था आई 20 डिग्री पर डेल्टा मिनिमम 40 डिग्री। अब बोल रहा है किसी अनोदर डेल्टा के लिए, किसी अनोदर डेल्टा के लिए आई की वैल्यू जो है वो दे रखी है 10 डिग्री, आई की वैल्यू दे रखी है 10 डिग्री। देन हमें पूछ रहा है आई की वैल्यू जब 10 डिग्री दे रखी थी तो जो है ई की वैल्यू जो है, ई की वैल्यू, ठीक है, दो पॉसिबल है ना, दो पॉसिबल है। देन ई की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, और इसकी वैल्यू मैं बताऊं तो ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हो गया, अब ये डाटा दे दिया आपको, ठीक है, और आपको बोल दिया था हमें बताओ ज़रा आई की वैल्यू 10 डिग्री दे दी, ठीक है ना, 10 20, और यहाँ पर ई की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, ई की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है। जैसे ई की वैल्यू आप पॉसिबल बता दी थी, उसने बोला था कि 9 डिग्री हो सकती है क्या, अपने पास 12 डिग्री हो सकती है क्या, थर्ड अपने पास दे दिया 20 डिग्री हो सकती है क्या, और फोर्थ हमें दे दिया 21 डिग्री हो सकती है।
अब ये क्वेश्चन इस ग्राफ से रिलेटेड हो जाएगा। कैसे, देखो यहां पर क्या बोल रखा है, ये ऐसे बोल रखा है आपको, ये बोल रखा है कि डेल्टा मिनिमम जो है ना वो कितने पर है, 40 डिग्री। अच्छा, डेल्टा मिनिमम तो 40 डिग्री है, और कितने पर, आई की वैल्यू कितनी है, 10 डिग्री। फिर अगेन बोल रखा है कि एक और डेल्टा आ रहा है जिसके लिए, नहीं ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है। अब बोल रखा है कि एक और डेल्टा है जिसके लिए आई 10 डिग्री है, मतलब जिसके लिए आई 10 डिग्री है, ये कुछ आई जो है वो 10 डिग्री है, ये 10 डिग्री है आई, और ये कोई डेल्टा है, कोई भी डेल्टा है ना, अदर डेल्टा, ये डेल्टा मिनिमम है यानी 40 डिग्री, ये 40 डिग्री। अब ये बताओ कि जो ई की वैल्यू है इस डेल्टा के लिए दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है एंगल ऑफ इंसिडेंस की, आई भी बोल सकता है, क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ पर बनेगा वो आई, या ई बोल सकते हैं, ये ई बोल देते हैं यहाँ पर। इसकी वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, देखो अब एक बात बताओ, इनका डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री डिफरेंस है। अब ये जो डिफरेंस आएगा ना वो ज़्यादा ही आएगा, 10 से ज़्यादा आना चाहिए, 10 से ज़्यादा आना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा। 12 डिग्री ये भी पॉसिबल नहीं होगा, 20 डिग्री ये 0 हो गया, नहीं 21 डिग्री अगर मैं बात करूँ, सॉरी ये 22 करना, अरे यार 31 करना चाहिए, 31 डिग्री और ये 30 डिग्री बोल दूँ तो देखो अगर मैं 30 डिग्री लेता हूँ, यहाँ पर 30 डिग्री लेता हूँ तो 30 डिग्री 20 डिग्री 10 डिग्री हो गया, 10 डिग्री तो नहीं है, ये इक्वल नहीं, ये बड़ा होना चाहिए, ये जो x2 है वो ग्रेटर देन 10 डिग्री होना चाहिए। तो 10 डिग्री होने के लिए ई की वैल्यू क्या हो, 31 डिग्री, 31 डिग्री और 20 डिग्री जब अपने पास 11 डिग्री होगा, यानी 31 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ये ग्राफ से आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है ग्राफ का सारा लफड़ा खत्म, ग्राफ भी हमने बता दिया आपको, ठीक है। आपको डायरेक्ट याद रखना है इसको, एक्सपेरिमेंटली आपको प्रूव करके डायरेक्ट याद रखना है, ऐसे ही आपको याद रखना है, ओके। अब कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात और बताऊंगा, देखो अभी अब वो कंडीशन वाले फॉर्मूलेज, कंडीशन वाला जो लफड़ा होता है प्रिज्म में, वो अगर आपको समझ में आ गया तो जेईई एडवांस में चाहे कोई भी क्वेश्चन हो नहीं रुकेगा आपका, कर लोगे आप। ये हो गया, ठीक है। अब एक बात आती है, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हालांकि ये जो ग्राफ है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं डार्क रूम में, जब हम हमारी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें भी ये ग्राफ को जो है वो हम जनरेट करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म में हम लाइट फॉल करवाते हैं, हम उसका एंगल ऑफ डेविएशन मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन मेजरमेंट किया किसी पर्टिकुलर आई के लिए, और ऐसे डॉट ऐसे कर करके हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम ग्राफ बना लेते हैं डेल और आई के बीच में। एक्सपेरिमेंटल जब आप करोगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो ये ग्राफ अपने पास मिल जाता है, ग्राफ, ठीक है। एक अपने पास एक्सपेरिमेंट आता है कि हाउ टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी प्रिज्म। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करें वो हमें निकालना है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करें, अच्छा जी बहुत बढ़िया, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है, हाँ जी। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये ग्राफ बनाते हैं। एक्सपेरिमेंट कर करके एक्सपेरिमेंट हमने किया, एक्सपेरिमेंट करके हमने डेल और आई के बीच में ग्राफ बनाया, वो ऐसा बनेगा तो हम जो है यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास आएगी आई इक्वल टू ई, और इस पर डेल्टा मिनिमम होता नहीं होता। तो एक्सपेरिमेंट से हमने वो प्राप्त किया, एक्सपेरिमेंट करके हमने ये ग्राफ प्राप्त कर लिया, और उसमें हमारे पास आ गया कि भैया आई इक्वल टू ई है ना, एट आई इक्वल टू ई है, तो हमें पता है डेल्टा जो है वो डेल्टा मिनिमम हो जाता है, डेल्टा जो हो जाता है वो डेल्टा मिनिमम हो जाता है। अच्छा जी, अच्छा, तो हम ये लिख सकता हूँ डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। जब आई इज इक्वल टू ई है,
आई इजक्वल टू जब ई है तो डेल्टा इजक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूँ 2y माइनस ए, तो आई इजक्वल टू हो गया डेल प्लस डेल, अच्छा डेल मिनिमम लिखना पड़ेगा मेरे को, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2, ये अपने पास आई हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल। अच्छा, प्रिज्म के लिए हम कर रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, ठीक है जी। ऐसे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ये R1 हो जाता है, ये R2 हो जाता है, ये I हो जाता है, इस प्रकार से ये E हो जाता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें N निकालना है, ये A, ये हमने निकाल दिया। डेल मिनिमम I इजक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर μ1 sin I इजक्वल टू μ1 sin R लगाओ, देखो 1 sin I इजक्वल टू n sin R, हमें n निकालना है, हमें क्या निकालना है? n निकालना है, यानी R1, ठीक है। तो sin I, ठीक है ना, R1 को निकालो जरा, R1, ठीक है। R1 को कैसे निकालोगे? वहाँ पर देखो, इस अगेन इस वाले में एंड पर लगाओ, n1 sin R2 इजक्वल टू n sin E, ठीक है, ओके। तो डेल्टा इजक्वल टू हो गया 2y, ठीक है। R1 निकालना हमें, है ना, तो ये हो गया R1, अच्छा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, जब I और E दोनों बराबर होते हैं ना, याद करो, I और E बराबर हैं, मतलब समझ रहे हो, ये I और E दोनों बराबर हैं, क्या समझ रहे हो? तो R1 होता क्या था हमें? R1 होता क्या था? देखो R1 है क्या एक्चुअल में, मैं तुम्हें बताऊं, R1 था क्या? यही तो R1 एंगल था, ये टोटल एंगल था अपने पास I, ठीक है ना, 90 था, 90 था, समझ रहे हो ना, सॉरी। देखो अगर मैं तुम्हें वापस से बता दूं, तुम्हें अच्छी सी बातें बता देता हूं। देखो यहाँ से एक लाइट रे हमने डाली थी कि नहीं डाली थी? बिल्कुल डाली थी, जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन चली जाती है कुछ ऐसे, चली जाती है ऐसे ही। ये टोटल एंगल 90 डिग्री था, हाँ जी बिल्कुल सर 90 डिग्री था, सॉरी ये 90 नहीं था, 90 ये नहीं था, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करते। ये एंगल जो अपने पास आई हो गया था, आई हो गया था, नहीं हो गया था? बिल्कुल आई हो गया था, और इसको हमने R1 बोला था, ठीक है ना। और ये टोटल एंगल 90 डिग्री था, समझ रहे हो? तो अगर मैं तुमसे बोलूँ ये आई था, R1 को मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एंगल कितना है, देखो ये एंगल, टोटल एंगल मैं बताऊँ 90 डिग्री, सरफेस से ये एंगल 90 डिग्री है, सरफेस से ये जो नॉर्मल बना रहा है, ठीक है ना, ये अपने पास 90 डिग्री, यानी ये टोटल एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। और अगर मैं तुमसे बोलूँ कि हमारे पास R1 और ये आ गया था R2, ठीक है ना, ऐसे लाइट रे चली गई थी, जानी चाहिए थी सीधी ऐसे, इसको हमने बोल दिया था R2, और ये हमारे पास ऐसे, और इसको हमने बोल दिया था ये R2, ये हमने बोल दिया था R2, और इसको हमने बोला था नॉर्मल से ये जो एंगल है E, ठीक है ना, नॉर्मल से ये वाला एंगल E हो गया था, और ये जो एंगल R2। अब हमने क्या बोला था, अगर आपको ध्यान हो तो देखो 1 sin I, यहाँ पर देखो 1 sin I इक्वल टू n sin R1, जब I और E दोनों सेम होते हैं, E वाला पर लगाओ, E वाले पर और लगाओ, E वाले पर लगाएंगे तो n sin R2 इक्वल टू 1 sin E। अब I और E दोनों सेम है, I और E जब दोनों सेम होंगे ना, तो अपने पास R1 और R2 भी सेम होंगे, करके देख लो चाहे आप डिवाइड करो, जैसे हम डिवाइड करें तो sin I मल्टीप्लाई कर दो, sin I अपॉन n sin R2, और इज इक्वल टू अपने पास n sin R1 अपॉन sin E, ठीक है। और ये दोनों इक्वल होंगे तो साइन स्क्वायर आई जो हो जाएगा n स्क्वायर sin R1 R2, ठीक है। चलो इससे तो प्रूव नहीं हो रहा डायरेक्ट ही, लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं, ज्योमेट्री से देख सकते हैं।
मैं ये कहना चाहता हूं जब I और E दोनों बराबर होंगे ना तो R1 इक्वल टू R2 होगा। R1 इक्वल टू क्या होगा? R2 होगा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। चलो इसको वापस से अगेन प्रूव करते हैं। चलो 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 देखते हैं वापस से क्या लफड़ा है। ये हमारे पास A था, ठीक है। एक लाइट रे हमने ऐसे डाली थी, एक लाइट रे हमने ऐसे डाली थी नहीं डाली, बिल्कुल डाली थी। और इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमने एक ड्रॉ किया था यहाँ से, और इस नॉर्मल से हमने बोल दिया था ये एंगल I था। डायरेक्शन अगर ये नहीं होता तो सीधी जाती, लेकिन ये बेंड हो जाती है, ये बेंड हो जाती है। और इस लाइट रे, अब देखो जरा, ये जो एंगल I है और हमने इसको R1 बोल दिया था, ये जो है ये टोटल एंगल I है कि नहीं है? बिल्कुल। और नॉर्मल ये हमने बोल दिया था R1, ठीक है। और इस टोटल एंगल को मैं बोल सकता हूँ 90 डिग्री, ठीक है। हमने कुछ ऐसे बोला था कि ये R2 बन गया था। हमने ऐसे बोला था A प्लस अपने पास ये एंगल बोल गया था हमने, ये जो एंगल है, ठीक है, 90 प्लस 90, ये वाला 90 प्लस 80, यानी A प्लस, और ये अपने पास हो गया था R1 प्लस R2, ठीक है ना। A इक्वल टू अपने पास आया था R1 प्लस R2, ओके। और यहाँ से हमने एक बात और कही थी आपको कि A प्लस, ठीक है ना, और यहाँ पर 90 डिग्री माइनस R1, ये जो एंगल है, टोटल में से अगर मैं R1 घटा दूँ तो ये इस प्रकार से बनी थी यार शेप, कुछ इस प्रकार से शेप बनी थी। ये और ये दोनों जो हैं वो 180 होना चाहिए, यानी अपने पास ये जो है, ठीक है ना, A प्लस 90 डिग्री माइनस R1 प्लस 90 डिग्री माइनस R2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। वन एटी डिग्री। और यहाँ से हमने पास आ गया था A इक्वल टू R1 प्लस R2, ओके, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोलना चाहता हूँ ज्योमेट्री से एक I और E जब दोनों इक्वल होंगे तो हमारे पास डेल्टा मिनिमम होगा, और इस सिचुएशन में R1 इक्वल टू R2 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि I और E जब दोनों सेम है, ठीक है ना, I और E जब दोनों सेम होंगे तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ R1 इक्वल टू R2 सेम होगा। ज्योमेट्री है, सारा खेल ज्योमेट्री का यार, ज्योमेट्री है। यहाँ से ज्योमेट्री हम देख लेंगे। यहाँ से लाइट रे गई सीधी, और यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, ठीक है ना, और जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन ऐसे चली गई, और हमने ये बोल दिया था ये R1 है। सेम हमने बोला R2 है, और यहाँ पर E हो गया। जब I और E दोनों इक्वल हो जाएंगे तो R1 और R2 भी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि आप जब I इस एंगल पर डालोगे तो भी वही अपने पास मिल रही है, E भी वही मिल रहा है, अगर E पर डालोगे तो भी मिल रहा है, तो R1 और R2 दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। जब यहाँ पर अगर आप E कर दोगे तो यहाँ R2 हो जाएगा, यहाँ पर R1 हो जाएगा। अब यहाँ से पता चला, तो R1 और R2 दोनों इक्वल होंगे। समझ में आ गई ना ये बात? ऐसे ज्योमेट्री से नहीं होंगे, डायरेक्ट हम देखो, जब I पर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस I के ऊपर जब हमने लाइट रे डाली तो यहाँ पर क्या आता था? R1, और यहाँ पर आता था R2, और ये E बन जाता था। लेकिन जब मैं E पर डालूं, यहाँ पर जब E पर डालूं तो यहाँ पर I बनेगा, यहाँ पर R2 आ जाएगा R1, लेकिन वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि ज्योमेट्री पर सेम। भाई जो ट्राइंगल था, ये जो ट्राइंगल बनता है, ये क्या ये बदला? ये तो सेम ही रहा ना। तो R1 और R2 क्या होंगे? सेम होंगे। तो यहाँ से आता है वो R1 R2, ठीक है। हम फिजूल में ही परेशान हो रहे थे अलग अलग ज्योमेट्री लेकर के। ये इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना आप, प्रिंसिपल ऑफ द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट रे पाथ,
ठीक है। तो R1 इक्वल टू R2 हो गया। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मुझे निकालना था अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ A इक्वल टू R1 प्लस R1 इक्वल टू R2 दोनों सेम है ना, तो 2R1 बोल सकता हूँ। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। अब देखो, मैं ऐसे बोलूँ कि इस प्रिज्म के लिए मैं लगाऊँ, मुझे इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। तो यहाँ से होता है R1, यहाँ से होता है R2, ये होता है E, ये होता है I। तो यहाँ पर लगाओ स्नेल्स लॉ, यानी 1 साइन I इक्वल टू होगा n साइन R1। तो n निकालना है, तो साइन I कितना हो जाएगा, डेल m प्लस A/2, डेल m प्लस A/2, और यहाँ से जो है ये आता है साइन A/2। ये हमारे पास निकालना था, मुझे यही बताना था, साइन डेल m प्लस A/2 साइन A/2। ये दो है वो हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, ठीक है ना। पहली बात, वापस से देखो यार क्या लफड़ा हो गया, वापस से देखो, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि हमें जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो किसी प्रिज्म का, इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द experimental activity, first of all we will find that I is equal to E. What is the value of I? We can find out the point at I is equal to E, there will be the we find that delta will be delta minimum, ठीक है ना। तो हमने बोला I is equal to E के लिए डेल्टा मिनिमम होगा। एंड सेम हियर, इफ I और E जब दोनों सेम हैं तो R1 और R2 भी क्या होंगे, सेम होंगे। R1 और R2 भी सेम होंगे, ये हमने यहाँ से देख लिया ज्योमेट्री से। जब I पर डालोगे तो R1 R2 मिला, जब E पर डालोगे तो यहाँ पर R2 R1 मिला, लेकिन वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि कुछ चेंज हुआ क्या, ज्योमेट्री तो सही थी, सेम ही थी, ट्राइंगल तो सेम ही था। तो R1 इक्वल टू R2 हो गया, R1 इक्वल टू R2 हो गया, तो A इक्वल टू R1 प्लस R2 यानी 2R1 R1 बराबर A/2 कर दिया। यहाँ से डेल इक्वल टू I प्लस E माइनस ए से डेल M पुट कर देंगे तो I इक्वल टू I डेल M प्लस A/2 एन इस प्रकार से आ जाए। जल्दी से इसको सम करते हैं, और फिर एक इम्पोर्टेंट मेरे को बात बतानी है आपको जो जे एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको बताना मुझे, नोट करो जल्दी से, इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से, बहुत लेंदी चैप्टर है। अभी तो लेंस भी बाकी है, अभी तो जो अपने पास इमेजेस हैं वो हमें बाकी हैं, इमेजेस तो हमने करवाई नहीं, रिफ्रैक्शन तो उसमें लेंस में, और मीडियम है, कर्व्ड मीडियम है, उसमें हमने कराया नहीं। तो यहाँ तक हो गया। अब देखो इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जे एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कंडीशन अभी आते हैं, पहले मुझे पानी पीने दो यार। देखो प्रिज्म लेते हैं, एक प्रिज्म हमने ले लिया, हमने ये बोला आपको इसका प्रिज्म एंगल ए है, एक लाइट रे को हमने ऐसे इंसिडेंट करवाया और हमारे पास ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारे पास था R1 और ये था हमारे पास R2 और ये था I बराबर 6 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n बराबर 6। मुझे एक बात बताओ, ये लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, चलो आ जाएगी, बहुत बढ़िया बात है, कोई TIR नहीं होगा, ऐसा है, ऐसा तो होने वाला नहीं है कि लाइट रे आई वापस उसी मीडियम में चलेगी, नहीं, ऐसा तो तब होता है जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाए, मतलब इस लाइट रे का TIR पॉसिबल है, यहां पर इस लाइट रे का TIR पॉसिबल है। अच्छा, ये लाइट रे जो है यहां पर ये TIR कर सकती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम से आ रही है, रेरर मीडियम से आ रही है। TIR के लिए कंडीशन आपसे पूछता है क्वेश्चन में, क्रिटिकल एंगल कितना है इसका, क्रिटिकल एंगल कितना है, हम जानते हैं क्रिटिकल एंगल जो होता है C इक्वल टू होता है साइन इनवर्स छोटे वाला अपॉन बड़े वाला,
छोटे वाला अपोन बड़े वाला, छोटे वाला कौन सा 1 है, बड़े वाला 1/n है। ये क्रिटिकल एंगल होता है। अगर R2 की वैल्यू C से ज़्यादा हो जाए, पहली बात, कंडीशन पहली बात मैं बोल रहा हूँ, अगर R2 की वैल्यू ग्रेटर देन C हो जाए, TIR हम करना चाहते हैं भैया, TIR हम करना चाहते हैं, अगर R2 की वैल्यू ग्रेटर देन C हो जाए, इसका मतलब ये लाइट रे बाउंस बैक कर जाएगी उसी मीडियम में और हम बोल देंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन R2 तो वेरिएबल है, R2 तो वेरिएबल है, C तो चलो कांस्टेंट है, मीडियम n सेम है, n कांस्टेंट तो C तो सेम है। लेकिन R2 की वैल्यू पर क्या कंडीशन लगाऊं कि हमेशा TIR मिले? हमेशा TIR चाहिए क्या तुमको? हाँ, वी वांट दैट TIR, ऑलवेज TIR, ठीक है ना, ऑलवेज TIR हमें चाहिए, हमें ऑलवेज TIR चाहिए। पहली कंडीशन हमें ऑलवेज TIR चाहिए, ऑलवेज TIR चाहिए ना, इसका मतलब R2 की वैल्यू ग्रेटर देन C होनी चाहिए हमेशा, हमेशा R2 की वैल्यू C से बड़ी होनी चाहिए। अब R2 तो वेरी कर रहा है, क्यों? क्योंकि R2 इक्वल टू होता है A - R1, R1 वेरी कर रहा है, R1 वेरी क्यों कर रहा है? क्योंकि I वेरी कर रहा है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो R2 के ऊपर क्या कंडीशन लगाऊं? अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि R2 बदल रहा है, बोलो हाँ बदल रहा है। अगर R2 की मिनिमम वैल्यू भी C से बड़ी है, R2 की मिनिमम वैल्यू भी अगर C से बड़ी है, समझ रहे हो, तो बाकी जो वैल्यूज हैं R2 की वो तो C से ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएंगी, तो हमें TIR हमें मिलेगा। कंडीशन ये है कि R2 की जो मिनिमम वैल्यू है ना, R2 की मिनिमम वैल्यू वो भी अगर C से बड़ी हो गई तो हमें ऑलवेज TIR मिल जाएगा। अच्छा, अब R2 की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें? देखो, चूंकि हमें यहाँ पर अगर मैं बताऊँ R2 क्या है, R2 है A - R1। R2 की मिनिमम वैल्यू फॉर R2 मिनिमम, अगर मैं तुमसे बताऊं फॉर R2 मिनिमम के लिए, अब R2 जब मिनिमम होगा ये कम से कम होना चाहिए क्या? तो R1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? R1 की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, R1 की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अच्छा, R1 की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब R1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? R1 शुड मैक्सिमम, R1 शुड मैक्सिमम, और R1 मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या है? R1 डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है I पर, R1 मैक्सिमम होना चाहिए तो I भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम, क्योंकि देखो 1 sin I = n sin R होता है, तो R1 जब मैक्सिमम होना चाहिए तो I भी क्या होना चाहिए? I शुड मैक्सिमम। और I की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? I की मैक्सिमम वैल्यू होती है भैया, I की वैल्यू होती है ग्रेजिंग इंसिडेंस, यानी ग्रेजिंग इंसिडेंस 90 डिग्री, अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि अगर एकदम 90 डिग्री कर लिया तो सीधी निकल जाएगी, फिर तो मतलब ही क्या हुआ? ग्रेजिंग इंसिडेंस यानी I जब 90 डिग्री है तो R1 की वैल्यू क्या होगी? R1 की वैल्यू C होगी। और फॉर दिस हम जानते हैं जब ग्रेजिंग इंसिडेंस होती हो तो रिफ्रैक्शन में R1 क्या हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल यानी C हो जाएगा। अब R1 अगर C हो गया ना, R1 जब C हो गया तो R2 कितना हो गया? R2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा A - C। जब R2 की वैल्यू A - C हो गई तो क्यों नहीं इसमें पुट कर दूं, यानी R2 की, ये सारी चीज़ें जब R2 मिनिमम के लिए कर रहा हूँ और R2 की वैल्यू क्या है? A - C, यानी R2 की मिनिमम की वैल्यू A - C आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ A - C, यानी A - C ग्रेटर देन C होनी चाहिए, यानी A ग्रेटर देन 2C होना चाहिए। मतलब क्या निकला सर जी? मतलब जब अगर A की वैल्यू ग्रेटर देन 2C है तो ऑलवेज TIR होगा, ऑलवेज TIR। जब A ग्रेटर देन 2C होगा तो हमें ऑलवेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा, मतलब लाइटर बाहर नहीं जाएगी, ऑलवेज TIR। ये कंडीशन पहले आ गई, A ग्रेटर देन 2C मतलब TIR, A ग्रेटर देन 2C अंदर ही रहेगी। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि लाइट रे अंदर नहीं रहनी चाहिए, बाहर ही रहनी चाहिए, बाहर ही रहनी चाहिए, नेवर TIR करना चाहूँ मैं, अगर तुमसे मैं बोलूँ कि ऑलवेज रिफ्रैक्शन हो, हमेशा बाहर ही हो, हमेशा बाहर ही रहे, अंदर आए नहीं, नो TIR, हमेशा बाहर ही रहे,
हमेशा बाहर ही रहे, इसका मतलब क्या, R2 की वैल्यू जो है वो लेस देन C होना चाहिए। ग्रेटर देन C होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन C होगा तो क्या होगा भैया, R2 की ग्रेटर देन C है तो क्या होगा, हमेशा हमेशा TIR, और ऑलवेज हम नो TIR, ठीक है ना, नेवर TIR, या मैं बोलूँ ऑलवेज बाहर जानी चाहिए, ठीक है, नो TIR। नो TIR के लिए क्या कर सकता हूँ, नो TIR के लिए मैं लिख सकता हूँ क्या, कि R2 की वैल्यू हमेशा लेस देन C होनी चाहिए। और R2 तो वेरी कर रहा है, लेकिन R2 की वैल्यू हमेशा C कब छोटी हो सकती है, जब R2 की मैक्सिमम वैल्यू, R2 की मैक्सिमम वैल्यू लेस देन C हो। अब R2 मैक्सिमम कब होगा, R2 मैक्सिमम कब होगा, नाउ फॉर R2 मैक्सिमम, R2 मैक्सिमम तब होगा भाई साहब जब R1 मैक्सिमम हो, और R1 मैक्सिमम तब होगा भाई साहब जब I मैक्सिमम हो। और भाई साहब I मैक्सिमम कब होता है, I मैक्सिमम की वैल्यू होती है 90 डिग्री, I मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। सॉरी 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 मैंने क्या बोल दिया, हमें R2 मैक्सिमम चाहिए ना, R2 मैक्सिमम चाहिए, R2 मैक्सिमम चाहिए ना, ठीक है मैक्सिमम चाहिए। चूंकि R2 किस पर, R2 की वैल्यू क्या, R2 है A माइनस R1। अब R2 मैक्सिमम चाहिए तो R1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, R2 आपको मैक्सिमम चाहिए ना, R2 मैक्सिमम चाहिए यानी R1 मिनिमम चाहिए, ठीक है ना। सो यहाँ से R1 आपको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, R1 मिनिमम होना चाहिए, दिस शुड बी मिनिमम, ये मिनिमम होगा तभी तो मैक्सिमम बनेगा ना R2। ठीक है ठीक है ठीक है। अब R1 मिनिमम है, इसका मतलब R2 भी मिनिमम होना चाहिए, R1 मिनिमम है। R1 मिनिमम कब होगा, जब I मिनिमम हो, और I मिनिमम कब होगा, जब 0 डिग्री हो। I की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 डिग्री, ठीक है भैया। I मिनिमम जब 0 डिग्री है, सो मतलब I की वैल्यू, सो I की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 डिग्री होनी चाहिए, और जब I की वैल्यू 0 डिग्री है तो मतलब R1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 डिग्री हो गई, और जब R1 की 0 डिग्री हो गई, सो R2 की वैल्यू कितनी हो गई, A हो गई, समझ रहे हो, R2 की वैल्यू A हो गई, मतलब A लेस देन C। अब जब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, सो A लेस देन C आनी चाहिए, ये बना, ये दो कंडीशन बनी। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि A ग्रेटर देन 2C है, A ग्रेटर देन 2C है तो ऑलवेज TIR होगा, A लेस देन C है तो कभी TIR नहीं होगा, मतलब बाहर जाएगी, बाहर जाएगी। A ग्रेटर देन 2C है तो ऑलवेज TIR होगा, देयर विल बी ऑलवेज TIR। और जब A लेस देन C है तो हमेशा क्या होगी, बाहर निकलेगी, इमर्जिंग होगी। और अगर इनके बीच में आ जाए तो फिर I पर डिपेंड करेगा, अभी बताऊंगा, अभी बताने वाला हूँ, अभी बताने वाला हूँ, इसी पर आ रहा हूँ, इसी पर आ रहा हूँ, पहले इसको नोट करो जल्दी से। कंडीशन है, इंपॉर्टेंट है, देखो ऑलवेज TIR के लिए क्या है, A ग्रेटर देन 2C, ठीक है, ऑलवेज TIR A ग्रेटर देन 2C इंपॉर्टेंट है, रट लो इसको, समझ लो, मैंने बता दिया समझा करके अच्छे से। अब इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट बात अभी देखो जरा, इंपॉर्टेंट बात प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट, और A लेस देन C, ठीक है, मतलब ये भाई साहब कि A ग्रेटर देन 2C है तो ऑलवेज TIR, ऑलवेज TIR। A लेस देन C है, नो TIR, इमरजेंट होगी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले, सर जी बताओ तो सही, जब A की वैल्यू लेस देन 2C हो जाए और ग्रेटर देन C हो जाए तो क्या होगा, समझ में तो नहीं, बात तो सही है। अब क्या होगा, अब ये होगा जो मैं बताने वाला हूं, देखो तो सही,
ए जब सी और 2C के में हो, ए जब सी और 2C में हो, मतलब ये कंडीशन है जब ए ग्रेटर देन सी हो और लेस देन 2C हो, तब क्या होगा। मतलब ये कंडीशन आपको दे दी। मान लो कि ए की वैल्यू कुछ इस प्रकार से है, ए की वैल्यू कुछ इस प्रकार से है कि ग्रेटर देन सी है और लेस देन 2C है। ये दे रखा है। मतलब ए ग्रेटर देन सी है और लेस देन 2C है, इसके लिए हमें निकालना है। अब हम चेक करते हैं, बारी बारी से चेक करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू चेंज करवाते हैं, क्योंकि सब कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ही तो लफड़ा था, यही तो था। आई तो बदल रहा था, अब हमें नहीं पता आई की वैल्यू क्या है। इसके लिए तो हमें पता था आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी आया था। फिर इसके लिए आई मिनिमम होनी चाहिए, 0 डिग्री बोल दिया था। अब इसके लिए हमें नहीं पता, तो हम आई की सारी पॉसिबल लेके चलते हैं। पहले हम 0 डिग्री गिराते हैं, पहले हम 0 डिग्री पर गिराते हैं भैया। इसको जब हमने 0 डिग्री पर गिराया, मतलब ये नॉर्मल है, ऐसे 0 डिग्री पर गिरा दिया हमने। ये 0 डिग्री पर गिरा दिया भाई साहब लाइट रे को, ऐसे गिरा दिया लाइट रे को 0 डिग्री पर। जैसे ही मैं 0 डिग्री पर गिराऊंगा ना प्यारे दोस्तों, मतलब आई जो मैंने 0 डिग्री किया तो R1 भी 0 डिग्री होगा, और जब R1 0 डिग्री होगा तो R2 क्या होगा, R2 जो होगा वो A होगा, ये A बनेगा। अच्छा, R2 A बना। R2 क्या बना, ये R2 है ना, सॉरी ये R2 है। अब R2 की वैल्यू जो है R2, ठीक है ना, ये नॉर्मल बन गया, ये R2, ठीक है। R1 0 है, I 0 है, तो कितना बनेगा देखो, A इक्वल टू क्या था, R1 प्लस R2। अब R1 0 डिग्री है तो R2 कितना हो गया, R2 A बनेगा। इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, इस I बराबर 0 डिग्री के लिए, I इक्वल टू 0 डिग्री के लिए, ठीक है। R2A है, मतलब A आ गया, A आ गया, A क्या आ गया, A आ गया, ठीक है ना, A आ गया। R2 क्या आ गया, A आ गया, ये A की वैल्यू। और A ग्रेटर देन क्या C है, A ग्रेटर देन क्या C है, ठीक है, ओके। A ग्रेटर देन क्या C है, इस सिचुएशन में हमें नहीं पता, रिफ्रैक्शन वो बाहर भी जा सकती है, टी आई रिवर्स होता है, आई पर डिपेंड करेगा, आई पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ए लेस देन सी है तो नो टी आई आर, और ए ग्रेटर देन 2C है तो ऑलवेज टी आई आर। लेकिन ए ग्रेटर देन सी है तो हमें वो निकालना है की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। मैंने अगर 0 डिग्री पर डाला, ठीक है, तो यहां पर लगाओ तो जरा μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r लगाओ जरा, यहां पर लगाओ n sin r2 n sin e, ठीक है, तो n sin a इज इक्वल टू साइन ई, ठीक है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं साइन सी इक्वल टू 1/μ, अपने पास R2 क्या आ गया, A आ गया, ठीक है। और साइन सी कितना था, साइन सी जो था वो 1/n था, साइन सी, ठीक है। एक सेकंड दो मुझे, एक सेकंड दो जरा, ओके, ठीक है। तो ये चल रहा है, चलो बहुत बढ़िया।
तो हमने क्या बताया कि a ग्रेटर देन 2c है, a ग्रेटर देन 2c है, तो हमें पता है कि ऑलवेज TIR होगा। जब भी a ग्रेटर देन 2c हो तो ऑलवेज TIR होगा, अंदर के अंदर रह जाएगी लाइट रे। a लेस देन अपने पास c है तो TIR नहीं होगा, बाहर जाएगी। लेकिन जब a ग्रेटर देन c और लेस देन 2c हो तो TIR अंदर भी रह सकती है और बाहर भी रह सकती है, दोनों कंडीशन बनेगी इसमें, दोनों कंडीशन बनेगी। तो हमने बोला चलो ठीक है, आई पर डिपेंड करेगा। हमने बोला आई जब 0 डिग्री रख दो, आई 0 डिग्री रखोगे तो हमने देखा ये R2 है वो a बना। अब a किसके ग्रेटर देन, a ग्रेटर देन c है, a क्या ग्रेटर देन c, लेस देन c नहीं है, a ग्रेटर देन c है, a ग्रेटर देन c है तो क्या होगा, TIR हो जाएगा। a ग्रेटर देन c अपने पास, लेस देन c तो नहीं है ना, ग्रेटर देन c है तो TIR हो जाएगा भाई साहब। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, अंदर की तरफ रह जाएगी, ठीक है ना, अंदर की तरफ रह जाएगी तो बाहर तो जाएगी नहीं, तो ये वाला लफड़ा ही खत्म, ठीक है। ये हो गया पहली बात, 0 डिग्री पर अपने पास TIR हो गया। लेकिन जब जब मैं आई की वैल्यू बढ़ाऊं, 0 डिग्री से मैंने बढ़ाया आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू जब मैं बढ़ाऊंगा, मान लो आई की वैल्यू जब मैंने बढ़ाया, ठीक है, आई की वैल्यू मैंने बढ़ाया, आई की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर कर दी हमने, ठीक है, आई की वैल्यू जब हमने कोई पर्टिकुलर कर दी तो R2 की वैल्यू कितनी होगी, R2 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई अपने पास a माइनस R1, ये R1 है। जब आई हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे जब आई हम बढ़ा रहे हैं, जब अब इस कंडीशन की बात करें 0 डिग्री पर तो हमने देख लिया TIR है, लेकिन जैसे जैसे मैं आई की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आई की वैल्यू जब बढ़ाऊंगा, आई की वैल्यू जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो R1 की वैल्यू भी क्या होगी, वो R1 की वैल्यू बढ़ेगी, R1 की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब R2 की वैल्यू घटेगी, R2 की वैल्यू घटेगी, R2 की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अब इस सिचुएशन में 0 डिग्री पर तो था तो R2 क्या आ रहा, TIR दिखा रहा था, लेकिन अब R2 की वैल्यू घटती जा रही है, R2 की वैल्यू घटती जा रही है, तो क्या ये जो लाइट रे है वो TIR के बजाय क्या बाहर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि वो दोनों पॉसिबल हैं, TIR भी हो सकता है और बाहर भी जा सकती है। हम बीच वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब a है वो ग्रेटर देन c और लेस देन 2c हो तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो क्या धीरे धीरे जब मैं आई की वैल्यू बढ़ाऊंगा, जैसे आई की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो R1 बढ़ेगा तो R2 की वैल्यू घटेगी, ये R2 की वैल्यू घटती जा रही है, R2 की वैल्यू जो वो घटती जा रही है, R2 की वैल्यू अपने पास क्या हो रही है, घटती जा रही है। पहले ज़्यादा थी तो अंदर था, अब धीरे धीरे R2 की वैल्यू क्या घटती जा रही है, तो क्या लाइट रे TIR की जगह बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मैं वो कंडीशन निकालना चाह रहा हूँ कि जब लाइट रे जो जस्ट इससे बाहर निकले, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अब ये जो है बाहर की तरफ जा रही है ना, बाहर की तरफ जा रही है, तो क्या अपने पास ये TIR की कंडीशन है, क्या ये इस सिचुएशन में क्या TIR की कंडीशन है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अपने पास इस सिचुएशन में जो है, क्या इस सिचुएशन में ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो है, क्या ये जो था अपने पास कितना था R2 मतलब a माइनस R1, क्या a माइनस R1 को मैं बोल सकता हूँ क्या c के इक्वल है, ठीक है ना, क्रिटिकल एंगल के इक्वल है इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस कंडीशन के लिए, मतलब इस कंडीशन पर मान लेते हैं आई की वैल्यू जो वो I0 है, आई की वैल्यू मैं बोल देता हूँ ये I0 है, इस I0 के लिए ऐसा बोल दिया हमने कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, R2 की वैल्यू a माइनस R1 c आ रहा है। अब बताओ यहाँ पर n1 साइन I0 इज इक्वल टू n साइन R1, और R1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से पुट करूँ तो ये हो जाएगा a माइनस c। तो यहाँ से जो I0 की वैल्यू आई अपने पास आया साइन इनवर्स n साइन a माइनस c, मतलब इस I0 के आगे जो है जो लाइट रे वो बाहर चली जाएगी, और इस I0 से मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ इन दोनों को अगर मैं मर्ज करूँ, तो मैं बोलूँगा कि I की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री हो और लेस देन हो I0 के, तो लाइट रे जो है वो इनसाइड होगी, TIR रहेगा, इनसाइड होगी, TIR रहेगा, ठीक है, डेंसर से उसी में मीडियम में चली जाएगी। और यदि I की वैल्यू ग्रेटर देन I0 हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्री हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है 90 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो जाए तो लाइट रे जो वो बाहर रहेगी, यानी आउटसाइड रहेगी, नो TIR। अब ये जो है ये तीसरी कंडीशन हमारे पास आ गई, ये थर्ड कंडीशन आ गई। अब इसमें भी देखो, अब मैंने बोला कि ये इस पर डिपेंड करेगा, आई पर डिपेंड करेगा। आई जब है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री लेस देन I0 है तो क्या होगी, इनसाइड रहेगी, TIR होगा, ठीक है ना, TIR होगा। और अब जो है आई की वैल्यू अगर
अगर ग्रेटर देन आई नोट हो और लेस देन 90 डिग्री हो, ठीक है ना, तो क्या होगा, आउटसाइड रहेगी लाइट, आउटसाइड रहेगी, मतलब नो टी आई आर, नो टी आई आर, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है इस सिचुएशन में। अब सब कुछ यहाँ पर समराइज है प्रिज्म के लिए। जब भी क्वेश्चन सोल्व करो ये चेक करो कि टी आई आर होगा कि नहीं होगा। अगर टी आई आर हो रहा तो बस क्यों बाहर करना, यहीं पर कर दो, ये R2 यहाँ से जो भी पूछे निकल जाएगा। ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। अगर A ग्रेटर देन 2C है तो टी आई आर होगा, A लेस देन C है तो बाहर जाएगी, टी आई आर नहीं होगा। और अपने पास A ग्रेटर देन C और लेस देन 2C के बीच में है, तब ये चेक करो कि I की वैल्यू क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I नोट के रेंज में है तो मेरे पास अंदर रहेगी I, और I नोट की वैल्यू हो रही साइन A माइनस C, खत्म खत्म। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 45 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 45 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 45 डिग्री। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 45 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 90 डिग्री है, या मैं बोलूँ कि 92 डिग्री है, तो अब बताओ, देखो n 45 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया, c कितना हो गया, √2 हो गया। c कितना हो गया, साइन अपने पास हो जाएगा ना क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना, ये अपने पास साइन वर्स 1/n, अगर मैं बोलूँ √2 है, n अगर मैं √2 बोल देता हूँ, n अगर √2 में बोल देता हूँ तो c मैं बोलूँ 45 डिग्री होगा, और यहाँ से मैं बोलूँ 45 डिग्री हो गया, ठीक है, और a की वैल्यू मैं बोल देता हूँ 90 डिग्री, 92 डिग्री। अब देखो a क्या है, क्या 2c से ज़्यादा है, क्या यहाँ पर a ग्रेटर देन 2c है, बिल्कुल ये कंडीशन फुलफिल हो रही है इसमें। अगर आपको क्रिटिकल एंगल, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दे दिया जाए और प्रिज्म एंगल 92 डिग्री दे दिया जाए, अब आपसे बोल दिया जाए भैया बताओ क्या होगा, तो a ग्रेटर देन 2c हो रहा है, a ग्रेटर देन 2c मतलब यहाँ पर लाइट जो टी आई आर होगा, मतलब इसी में लाइट रहे, अंदर के अंदर रह जाएगी, बाहर नहीं जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। और अगर मान लो यहाँ पर दे दिया जाए, मान लो n इक्वल टू आपको दे दिया जाए, n इक्वल टू आपको दे दिया 2 दे दिया जाए, तो अपने पास c कितना होगा, c इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना, तो 1/2 ने 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। और आपको a दे दिया जाए, मान लो 20 डिग्री दे दिया जाए, तो क्या यहाँ पर a लेस देन c है, a लेस देन c है, a लेस देन c है, मतलब टी आई आर नहीं होगा, बाहर जाएगी लाइट रे। और अगर इन दोनों के बीच का कोई आ जाए तो फिर ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो अब ये देखेंगे हम इसमें, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हेल्पफुल है, इसके क्वेश्चंस हम करवाएंगे, जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम करवा देंगे, ठीक है। हमें बताना था ये थोड़ी बहुत आपको कि कैसे कैसे काम कर रहा है ये अपने पास, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो इसको जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे और फिर अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे बाकी का, ठीक है। आज के लिए बस इतना रखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।